नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट पेपर 2 के लिए बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, सीटेट पेपर 2 और पेपर फर्स्ट दोनों में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में सीटेट पेपर 2 के लिए 6 to 8 में जो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यह प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिए। देखिए किस टाइप के प्रश्न बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित पूछे जाते हैं सीटेट पेपर 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपना लास्ट में स्कोर बताइएगा कि 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। बहुत से प्रश्न दोस्तों सीटेट एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं सीडीपी विषय के अंतर्गत। सीडीपी के बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग हर बार सीटेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए एक रुकावट के रूप में, या एक समस्या के रूप में, या एक व्यवस्थागत मुद्दा के रूप में, या गुण और साधन के रूप में। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक रुकावट के रूप में नहीं देखना चाहिए, एक समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, एक व्यवस्थागत मुद्दा के रूप में नहीं समझना चाहिए, बल्कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन समझना चाहिए। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कक्षा में बहुभाषिता को स्वीकार करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का सुझाव देती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, या बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, या अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, या अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। आप लोग बताइए बाल केंद्रित कक्षा कौन सी है इसमें। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा दोस्तों बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है, जिसके लिए बाल मनोविज्ञान की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बाल मनोविज्ञान की जो भूमिका है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, वीएफ स्किनर, लियो वाइगोस्की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लियो वाइगोस्की। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों बालक जिस भी आयु में कोई संज्ञानात्मक कौशल सीखते हैं उनका अधिगम इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी संस्कृति में वह कौशल या उपकरण कितना स्वीकार्य है। और इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और सामाजिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका माना है। इसे आप लोग याद रखिएगा। लियो वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और सामाजिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका माना है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। ऑप्शन है, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के लिए योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित
लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली पद्धति है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, या अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, या दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, या बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार यह है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। और समावेशी शिक्षा दोस्तों विशिष्ट और सामान्य दोनों प्रकार के बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर के प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान उनके पढ़ने लिखने की कौशलता के विश्लेषण से की जा सकती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? पहला है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें। देखिए दोस्तों, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए त्रिविमीय नक्शे और चार्ट उपयुक्त सामग्री मानी जाती है। बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट भी उपयुक्त सामग्री मानी जाती है। इसके साथ में बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें भी उपयुक्त होती हैं, लेकिन छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट यह आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त अधिगम सामग्री नहीं मानी जाती है। इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है का कोई आपसी संबंध नहीं है, कि भूमिका नगण्य है का कोई प्रभाव नहीं होता है? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रायों को सुव्यवस्थित कर पाएं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। इसके साथ विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को
प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। यहाँ पर पूछा गया है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पर दोस्तों पहली पद्धति प्रभावशाली नहीं है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, यह दोस्तों पद्धति प्रभावशाली नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को चाहिए उपेक्षित करना, समझना, अनदेखा करना या टालना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समझना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के प्रतिस्पर्धिक, सहयोगिक, भयावह, सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धिक, सुसाध्यक, सहयोगिक, प्रतिस्पर्धिक। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। क्या हो जाएगा? सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अप्रेरित करने के लिए सबसे प्रभावशाली पद्धति है पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाठ से तात्पर्य है कि ऐसी तकनीक जो विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करती है। पाठ या ढांचा निर्माण में दोस्तों शिक्षक विद्यार्थियों के वर्तमान निष्पादन के अनुसार सहायता उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो पाठ से तात्पर्य क्या है? पाठ से तात्पर्य एक ऐसी तकनीक से है जो विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करती है। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापिका की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। यहाँ पर पूछा गया है बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन इसमें सही नहीं है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। यह कथन बच्चों के चिंतन के विषय में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे सक्रिय अन्वेषक और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं।
इसलिए वे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है, मतलब छानबीन की लालसा होती है। अधिगम एक और प्रक्रिया है, सरल रैखिक, सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय, जटिल सक्रिय। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जटिल और सक्रिय। क्या हो जाएगा? जटिल और सक्रिय। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम को जटिल प्रक्रिया दोस्तों इसलिए माना जाता है क्योंकि यह केवल अभ्यास, अनुभूति, प्रशिक्षण, शिक्षण या अनुभव आदि के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया इसलिए माना जाता है क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से भाग लेता है। कोई भी अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहकर अधिगम कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ सक्रिय रहने का अर्थ है शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में सक्रिय रहना, दोनों रूपों में सक्रिय रहना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, इसमें क्या भरा जाएगा? प्रगतिशील, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बच्चों का विद्यालय में असफल होना यह निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना। राइट आंसर हो जाएगा तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह है। देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार मध्य बाल्यावस्था की अवधि 7 से 11 या 12 वर्ष तक होती है, जिसको इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नाम दिया है। इस अवस्था में बालक में मूर्त रूप से सोचने, तर्क करने, संरक्षण, विलोमीयता जैसे गुणों का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है कि कोई भूमिका नहीं है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक कारक है। द्वितीयक कारक है। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक है, जबकि परिवार प्राथमिक कारक है। ठीक है, देखिए दोस्तों, विद्यालय समाज का लघु रूप होता है जिसमें विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों जैसे कि सहयोग, परोपकार, अभिवादन, बड़ों का आदर करना आदि सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? लेओ वाइगोत्स्की,
हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। विकास सुरुचिपूर्ण, सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य के क्षेत्र को निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। या आप कह सकते हैं बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच के क्षेत्र को संभावित विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास अवस्था में व्यक्ति यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। देखिए दोस्तों, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास यह परंपरागत नैतिकता स्तर का दूसरा सोपान है और इस सोपान स्तर पर बच्चों का नैतिक निर्णय सामाजिक व्यवस्था के नियमों एवं रीति रिवाजों के द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था की अवधि 6 से
12 वर्ष तक होती है, लगभग 6 से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं और शिक्षा का आरंभ दोस्तों इसी आयु से होता है, इसलिए शिक्षा शास्त्रियों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा है। क्या कहा है? प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा है। और इस अवस्था को समूह की आयु और चुस्ती की आयु भी कहा जाता है। गैंग एज और स्मार्ट एज भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके अनुसार दोस्तों बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए ही भाषा का प्रयोग करते हैं, सिर्फ संप्रेषण के लिए नहीं। और इनका विचार है दोस्तों कि कोई भी मानसिक कार्य करने से पहले बालक का बाहरी समाज से संवाद होना आवश्यक है। बाहरी दुनिया से बात करने के लिए भाषा को सीखना भी आवश्यक है और बालक जैसे ही भाषा सीखता है वह भीतरी संभाषण प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे सभी बालक अपने अंदर आत्म वार्तालाप की आदत बना लेते हैं और यही वार्तालाप आगे चल करके उनका चिंतन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? यहाँ पर बुद्धि का प्रकार और यहाँ पर अंत स्थिति अनुपालन संभावना दी गई है। 4 ऑप्शन यहाँ पर है, इसमें कौन सा सही है आपको यह बताना है। यहाँ पर दिया गया है अंतरा वैयक्तिक प्रकार की बुद्धि विक्रेता में पाई जाती है, क्या यह सही है? आपको बताना है। भाषिक प्रकार की बुद्धि मूर्तिकार में होती है या शारीरिक गति संवेदना बुद्धि खिलाड़ियों में पाई जाती है या स्थानिक प्रकार की बुद्धि मनोवैज्ञानिकों में पाई जाती है। इसमें कौन सा सही है आपको यह बताना है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गति संवेदना। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है ये खिलाड़ियों में पाई जाती है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गति संवेदना बुद्धि। ये किस में पाई जाती है? खिलाड़ियों में पाई जाती है। शल्य चिकित्सक, धावक और अभिनेता में पाई जाती है, नृत्यकार में पाई जाती है। ठीक है, शारीरिक गति संवेदना प्रकार की बुद्धि। यहां पर लिखा गया है अंतरा वैयक्तिक प्रकार की बुद्धि, यह किस में पाई जाती है? यह दोस्तों दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता, इन सब में अंतरा वैयक्तिक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। विक्रेता यहां पर आपका गलत हो जाएगा। भाषिक यहां पर लिखा गया है, भाषिक बुद्धि दोस्तों अच्छे वक्ता और कवि में पाई जाती है। भाषिक बुद्धि किस में पाई जाती है? अच्छे वक्ता में और कवियों में। यहाँ पर मूर्तिकार लिखा गया है, यह गलत है। इसके बाद स्थानिक, स्थानिक बुद्धि दोस्तों विमान चालक, नाविक, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, इन सभी में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक लिखा गया है, यह आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों सीटेट एग्जाम में CDP के अंतर्गत पूछे जाते हैं पेपर 2 में।
उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।